हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू टावर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कॉलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जिसमें कॉलबर्ग ने बताया था कि अगर हमारे जीवन में नैतिक दुविधा आए और हमें अपने तर्क का यूज़ करना पड़े तो हम किस प्रकार से अपने तर्क का यूज़ करेंगे और सही गलत में फ़र्क करेंगे। और जिसमें कॉलबर्ग ने अपने थ्योरी में लेवल 3 दिए थे और स्टेजेस 6 दी थी, जिसमें उसने बताया था कि हर लेवल पे परिपक्वता, संज्ञान और आयु के अनुसार हम अपने नैतिक तर्क का प्रयोग करके सही गलत में फ़र्क कर पाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कॉलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत। तो हम कुछ बैकग्राउंड जानते हैं, कॉलबर्ग का क्या बैकग्राउंड रहा था। तो जो लॉरेंस कॉलबर्ग थे, इनका पूरा नाम था लॉरेंस कॉलबर्ग, जो कि जन्मे थे 1927 में। रिसीव्ड बैचलर डिग्री, इन्होंने एक बैचलर डिग्री रिसीव की थी, जिसमें उन्होंने फिर उसके बाद में साइकोलॉजी में पीएचडी की थी। देन यूनिवर्सिटी में शिकागो यूनिवर्सिटी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ये सीखे थे, पढ़े थे। एंड एक्सपेंडेड ऑन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इन्होंने अपना जो समय बिताया था, अपनी जो इन्होंने थ्योरी पढ़ी थी, किसकी थ्योरी थे इंस्पायर थे ये, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी जो पियाजे ने दी थी। ये थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी करा दी है, जो कि टीचिंग्स के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जाके देख सकते हैं। एंड मैंने वाइगोत्स्की की भी थ्योरी आपको करा दी है। तो कॉलबर्ग जो थे वो पियाजे से बहुत इंस्पायर थे। इन्होंने पियाजे की थ्योरी को पढ़ के ही ये थ्योरी दी थी। जिस तरह से पियाजे ने बताया था स्टेजेस में डिवाइडेड किया था डेवलपमेंट को, कॉग्निशन डेवलपमेंट को, वैसे इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट पे इन्होंने रिसर्च की थी। इनकी जो थ्योरी थी वो मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक सिद्धांत, नैतिक विकास के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने पियाजे की थ्योरी को पढ़ के इंस्पायर होके दी थी। एंड डिस्कवरी की थी विद द फील्ड ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इन्होंने अपनी जो मॉरल डेवलपमेंट है, नैतिक विकास के सिद्धांत में, इन्होंने फील्ड में डिस्कवरी की थी, खोज की थी। और कॉलबर्ग की जो मृत्यु हुई थी 1971 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो कॉलबर्ग डाइड इन 1971। तो जन्मे थे 1927 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1971 में। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इन्होंने बताया था मॉरलिटी क्या है। तो हम मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए मॉरलिटी क्या है, यानी नैतिकता। नैतिकता जब हम सही और गलत में फ़र्क कर पाएँ, वो होती है नैतिकता। अगर किसी इंसान के अंदर नैतिकता नहीं है तो कहते नहीं है कि तुझे तो सही गलत का ही पता नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, तुझे इसी चीज़ में फ़र्क नहीं कर पाता है, तो ये क्या है, उसके अंदर मॉरलिटी की कमी है, यानी नैतिकता नहीं है। तो नैतिकता क्या करती है, जो मॉरलिटी होती है वो हमें सही और गलत में फ़र्क कराती है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। जब हमारे सामने दो रास्ते खड़े हों तो हम उसमें से चुन पाएँ कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। जैसा कि हमारा एक टाइम है, एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, एक बच्चा जिसका एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और उसका क्या है कि वो मूवी देख रहा है, तो उसके लिए सही क्या है, उसके लिए सही है कि वो अपना पढ़ाई करे, पढ़ाई को टाइम दे। तो वो क्या है, उसके अंदर मॉरलिटी है कि वो सही और गलत में फ़र्क कर पा रहा है कि मेरे लिए क्या सही है या बाकी सबके लिए क्या सही है। तो वो क्या है, मॉरलिटी है। तो नैतिकता क्या है, हमें सही और गलत में फ़र्क कराती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है और क्या सही है। तो ये है मॉरलिटी। नेक्स्ट, मॉरल रीजनिंग, नैतिक तर्क। नैतिक तर्क क्या है, नैतिक तर्क एक चिंतन है, यानी कि एक थिंकिंग प्रोसेस है, जो कि संज्ञान, परिपक्वता, आयु पर निर्भर करती है। यानी कि जो हमारी मॉरल रीजनिंग होती है, एक थिंकिंग प्रोसेस है जो हमारी कॉग्निशन, मेच्योरिटी एंड एज पर डिपेंड करती है कि हम, यानी हमारा कॉग्निशन लेवल क्या है, हम कितने मिच्योर हैं, किस एज में हैं, उसी के हिसाब से हम अपने तर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम अपनी नैतिकता यानी सही गलत के बीच तर्क करके हम उस सही गलत में भेद कर पाएंगे। तो ये क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है, यानी कि जो मॉरल रीजनिंग है एक थिंकिंग प्रोसेस है, जिसमें हम अपने कॉग्निशन, मेच्योरिटी एंड एज के अकॉर्डिंग ही वो डिपेंड करती है और हम अपने नैतिक तर्क का इस्तेमाल कर पाते हैं। कि जो बच्चा 5 साल का मॉरलिटी में जो तर्क दे पाएगा, नैतिकता के लिए जो तर्क कर पाएगा, वो एक 15 साल के और एक 20 साल के तर्क में फ़र्क होगा। तो ये क्या है, एक मॉरलिटी जो रीजनिंग है एक थिंकिंग प्रोसेस है, जो कि कॉग्निशन, मैच्योरिटी एंड एज पर निर्भर करती है, यानी किस एज पर है और किस संज्ञान उसका किस लेवल का है और उसकी मैच्योरिटी क्या है, आयु क्या है। मॉरल डिलेमा। अब मॉरल डिलेमा क्या है, यानी कि नैतिक दुविधा क्या है। तो नैतिक दुविधा है जब निर्णय ना ले पाना, यानी कि जब हमारे लिए दो काम इक्वली ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे कि
अभी हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है या फिर एग्ज़ाम है, और रास्ते में कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, लाइक वो आपका कोई जानने वाला है, तो अब वहाँ क्या है, वहाँ एक आपके सामने एक दुविधा प्रस्तुत हो गई, कि यानी कि एक नैतिक दुविधा में आप पड़ गए कि हम इस पर्सन को बचाएं, इसे हॉस्पिटल लेके जाएं या फिर अपने एग्ज़ाम के लिए जाएं। तो वहाँ आप सही और गलत में, यानी अपने सही गलत तो वहाँ छोड़ो, दोनों ही काम आपके लिए ज़रूरी हैं, तो वहाँ क्या निर्णय ना ले पाना, यानी कि जब हमारे सामने दो काम ऐसे आ जाएं जहाँ हम दुविधा में पड़ जाएं कि अब हम क्या निर्णय लें, तो ये क्या है, नैतिक दुविधा है, यानी मोरल डिलेमा, निर्णय न ले पाना। तो अब हम जानेंगे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब हम कैसे लेंगे मोरल डिलेमा, अगर हमारे सामने कोई ऐसी नैतिक दुविधा आ जाए तो हम यूज़ करेंगे अपने मोरल रीजनिंग का, यानी नैतिक तर्क का। और नैतिक तर्क का जो हम डिसीजन ले पाते हैं अपने तर्क का यूज़ करके, जो हमारी मोरल रीजनिंग है उसका जो हम तर्क कर पाते हैं, वो हमारे संज्ञान पे डिपेंड करता है, हमारी मैच्योरिटी क्या है, हमारी आयु क्या है, इन तीनों चीज़ों पे निर्भर करता है। तो नैतिक दुविधा आएगी तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, नैतिक तर्क का इस्तेमाल करेंगे, और हम अपना निर्णय ले पाएंगे हमारे लिए अभी फ़िलहाल में क्या ज़रूरी है, हम उस बंदे को बचाएं या फिर हम अपना इंटरव्यू देने जाएं। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, जो कोलबर्ग ने दी थी, उसमें 3 लेवल दिए थे एंड 6 स्टेजेस दी थी कोलबर्ग ने। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन स्टेजेस को और लेवल्स को हम पढ़ेंगे। तो 3 लेवल, पहला लेवल था प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि था किस पे, पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर क्या था, जिसमें जो एज दी थी 4 से 10 वर्ष तक का बच्चा आता है उस स्टेज में, प्री कन्वेंशनल में। एंड सेकंड जो उसका जो लेवल था, सेकंड लेवल था कन्वेंशनल लेवल, जो कि परंपरागत स्तर था। एंड थर्ड लेवल था पोस्ट कन्वेंशनल, यानी कि उत्तर परंपरागत। तो ये 3 स्तर दिए थे। फर्स्ट था प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। जो प्री कन्वेंशनल था वो 4 से 10 था, एंड कन्वेंशनल था 7 से 11, और जो पोस्ट कन्वेंशनल था वो 11 के बाद था। तो हम जानेंगे कि कहीं कहीं पे आपको 6 ईयर तक मिलेगा, 4 to 6 या 4 to 10। तो हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट लेवल जो था वो था प्री कन्वेंशनल, जिसमें पहला जो फर्स्ट लेवल का जो फर्स्ट स्टेज थी वो थी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस जो ओरिएंटेशन था, यानी कि हिंदी अगर अर्थ समझें तो आज्ञाकारिता और दंड, यानी कि बच्चा किसी काम को अगर करेगा तो वो दंड के कारण करेगा, यानी कि अगर उसे डर है कि मुझे अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। बच्चा अगर किसी काम को कर रहा है तो पनिशमेंट के डर से कर रहा है, तो वो फर्स्ट लेवल का फर्स्ट स्टेज होगी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी कि आज्ञाकारिता और दंड। किसी काम को या फिर आज्ञा का पालन वो किसके लिए, किससे बचने के लिए करेगा, दंड से बचने के लिए करेगा। ओवर रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट, यानी कि जो आज्ञा मानेगा वो किसके लिए मानेगा, कि उसे पनिशमेंट से बचना है। एंड स्टेप 2 पे हम आते हैं, स्टेज 2, जो कि है स्टेज 2 है इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, या फिर उसे बोलें तो पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, टिट फॉर टैट वाली, यानी कि कन्फर्म टू गेट रिवॉर्ड्स एंड टू हैव अ फेवर्स रिटर्न, यानी कि वो काम इसलिए किसी काम को करेगा कि बदले में उसको क्या मिलेगा। अगर हम किसी बच्चे से कोई सामान मंगाएं तो वो सोचेगा कि मुझे बदले में क्या मिलेगा, यानी मुझे कुछ चीज़ खाने के लिए थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं इसके बदले में। तो ये आता है फर्स्ट लेवल का सेकंड स्टेज, जिसे कहा जाता है इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज या फिर पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, यानी कि कन्फर्म टू गेट रिवॉर्ड्स एंड टू हैव अ फेवर्स रिटर्न, यानी कि बदले में उसको क्या मिलेगा, कि अगर वो काम किस लिए करेगा तुम्हारा, कि अगर उसका खुद का उसमें कुछ लाभ हो तब। तो ये खुद के फ़ायदे के लिए, इसमें बच्चा किसके लिए काम करेगा, खुद के फ़ायदे के लिए करेगा। हम बढ़ते हैं सेकंड लेवल पर। सेकंड लेवल इसकी थर्ड स्टेज में आएगा कन्वेंशनल लेवल, जिसमें गुड बॉय एंड गुड गर्ल मॉरलिटी, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, जिसमें मतलब अच्छा बनने के लिए, कन्फर्म टू अवॉइड टू डिसअप्रूवल और डिसलाइक बाय अदर्स, यानी कि वो किसी काम को इसलिए करेगा कि बाकी लोग उसको अच्छा समझें,
गुड गर्ल एंड गुड बॉय, नाइस गर्ल एंड नाइस बॉय भी इसको इस स्टेज को कहा जाता है। यानी कि वो किसी काम को इसीलिए करेगा कि सब उसको नापसंद ना करें, यानी कि सब उसको पसंद करें, उसकी तारीफ करें, गुड गर्ल गुड बॉय। एंड 4 पे आएंगे हम, कन्फर्म टू अवॉइड कंसर्न बाय अथॉरिटीज, यानी कि मेंटेन करने के लिए सोशल जो भी सोशली जो चीज़ें चल रही हैं उनको मेंटेन करने के लिए, यानी कि समाज में जो है वो मेंटेन रहे, नियमों को नहीं तोड़ा जा सकता। उनके अंदर एक ऐसी चीज़ रहती है कि जो रूल आर फिक्स, यानी कि नियम जो बना दिए गए हैं वो फिक्स हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, अगर वो इसे तोड़ेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरह से जो 4 स्टेज है सेकंड लेवल की, वो क्या है, कन्फर्म टू अवॉइड कंसर्न बाय अथॉरिटीज़, यानी कि जो रूल बना दिए गए हैं वो फिक्स हैं, नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता, बच्चे के अंदर ये चीज़ रहती है। एंड हम आएंगे 5 स्टेज पे, थर्ड लेवल पे आ चुके हैं, जो कि पोस्ट कन्वेंशनल की, कन्फर्म टू मेंटेन कम्युनिटीज एम्फेसाइजिंग ऑन इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि किसी अगर किसी एक के अधिकार का हनन हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि सभी के लिए समाज में जो नियम जो बनाए गए हैं वो बदले जा सकते हैं। अगर किसी को बदलने के लिए किसी के राइट अगर किसी के राइट नहीं मिल रहे हैं, किसी को इंडिविजुअली उसके राइट्स छीन लिए जा रहे हैं, और समाज में कुछ ऐसे नियम हैं जिनके जरिए वो अपने राइट से बच रहा है, तो उसको क्या है, बदला जा सकता है। यानी कि जो रूल्स हैं, अगर किसी का फ़ायदा अगर हो रहा है तो रूल्स को चेंज किया जा सकता है, यानी कि ये स्टेज आएगी, समाज में नियमों को बदला जा सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। ये 5 स्टेज में आएगा। एंड 6 स्टेज है इंडिविजुअल्स प्रिंसिपल्स ऑफ कंसाइसनेस, यानी कि जो ये स्टेज है इसे यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल भी कहा जाता है, यानी कि जो जो ये मॉरलिटी जिसके अंदर पाई जाती है वो मतलब सभी की भलाई के लिए, यानी कि सार्वभौमिक यूनिवर्सल, यानी कि सभी के लिए जो लॉ है वो सभी के लिए, जो भी काम होगा वो सभी की भलाई के लिए होगा। लाइक गांधी जी उन अहिंसा के रास्ते पे चले थे, तो वो सभी की भलाई के लिए उन्होंने जो भी काम किया अपनी मॉरलिटी के थ्रू, अपनी जो भी उनके अंदर था वो क्या था, वो सभी की भलाई के लिए था। मदर टेरेसा सभी की भलाई के लिए किया काम, तो ये क्या था, उनके अंदर यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स थे, उनके सिद्धांत थे सभी की भलाई के लिए, सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये लास्ट स्टेज है एंड थर्ड लेवल की। तो हमने अब जाना कि कितनी लेवल दिए थे, एंड और डिटेल में हम इनको जान लेंगे। फर्स्ट लेवल थी जो कि प्री मॉरलिटी भी कहते हैं इसको, पोस्ट प्री कन्वेंशनल भी कहा जाता है, जो कि 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है बच्चे की, जिसमें स्टेज 1 जो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन है। डूइंग वॉट इज़ राइट बिकॉज ऑफ फियर्स ऑफ पनिशमेंट, यानी कि वो कुछ सही तब करेगा जब उसे पनिशमेंट से बचने के लिए, यानी कि किसी काम को बच्चा कब करेगा कि उसे पनिशमेंट मिलेगा। बच्चा होमवर्क करेगा क्योंकि उसे टीचर उसको पनिश करेगा, बच्चा घर पे भी काम कुछ करेगा कायदे कानून में रहेगा क्योंकि उसे पनिशमेंट मिलेगा, यानी कि दंड से बचने के लिए। आज्ञाकारिता और दंड, यानी कि किसी काम को वह दंड से बचने के लिए ही करेगा। ये फर्स्ट स्टेज आती है फर्स्ट लेवल की। एंड सेकंड स्टेज है कि गुड बॉय गुड गर्ल, वो इसीलिए करेगा किसी काम को क्योंकि उसे क्या करना है, उसे प्रशंसा चाहिए, सभी लोग उसको अच्छा डूइंग वॉट इज़ राइट फॉर पर्सनल गेन। पर्सनल गेन मतलब आई एम टेलिंग यू थर्ड स्टेज, आई वॉज रॉन्ग। तो सेकेंड स्टेज है डूइंग वॉट इज़ राइट फॉर पर्सनल गेन, यानी उसका खुद का क्या फ़ायदा है, वो किसी काम को इसलिए करेगा कि उसको बदले में क्या मिलेगा। लाइक वो अगर वो दुकान पे भी जाएगा, आप उसको कुछ सामान मंगाएंगे तो वो खुद सोचेगा कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। तो इस तरह से क्या है कि बच्चा खुद का फ़ायदा देखेगा स्वयं लाभ के लिए। तो इस तरह से का एक्सचेंज वाली मानसिकता रहती है बच्चे के अंदर, यानी कि अगर मैं तुम्हारा ये काम करूँगा तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा है, तो बच्चा फ़ायदे के लिए वो काम करेगा। एंड थर्ड स्टेज आती है इंटरपर्सनल कंकॉर्डेंस ओरिएंटेशन, यानी कि गुड गर्ल गुड बॉय वाली ओरिएंटेशन वाली है, जिसमें नाइस गर्ल नाइस बॉय भी कहा जाता है। डूइंग
व्हाट इज़ राइट अकॉर्डिंग टू द मेच्योरिटी टू बी गुड बॉय ए गुड गर्ल, यानी कि वो उससे सब अच्छा समझें, उसकी सब प्रशंसा करें, उसकी मम्मी पापा उसको अच्छा समझें, सोशली लोग उसको अच्छा समझें, इसीलिए वो किसी काम को करेगा सबकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए। स्टेज 4 आती है सेकंड लेवल की, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कि जो नियम बना दिए गए हैं वो फिक्स हैं, नियमों को नहीं तोड़ा जा सकता। ये रहेगी स्टेज 4 लेवल 2 की कन्वेंशनल मॉरलिटी। एंड 5 पे आ जाते हैं हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट और लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन, यानी कि अगर राइट किसी के छिन रहे हैं तो लोग अगर किसी राइट के अगेंस्ट है, अगर किसी के अधिकार के अगेंस्ट वो कानून नियम बनाए गए हैं तो उनको क्या है तोड़ा जा सकता है, यानी कि कानून को और लॉ को तोड़ा जा सकता है अगर उसमें किसी का नुकसान हो रहा है तो। ये 5 स्टेज में आता है समाज की भलाई के लिए। एंड 6 आता है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, यानी कि पूरे सार्वभौमिकता, यानी जो सभी के लिए हो, डूइंग व्हाट इज द राइट बिकॉज ऑफ इनर कॉन्शियसनेस विच हैज़ द एब्सॉर्ब्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी एंड स्क्रेडनेस ऑफ लाइफ, यानी सभी के लिए, जैसे मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, सभी के भलाई के लिए। तो ये था यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत। तो ये थे लेवल, फर्स्ट लेवल जो कि 4 वर्ष से 10 वर्ष तक मानी गई थी, प्री मॉरलिटी, इसको प्री कन्वेंशनल भी कहते हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, जिसका फर्स्ट स्टेज है आज्ञाकारिता और दंड, यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। एंड सेकंड है इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, बदले में क्या मिलेगा, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन भी होगा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, यानी कि अगर इस स्टेज में अगर किसी बच्चे को पीट दो तो बदले में वो उसको पीटेगा, मतलब इसने मुझे पीटा इसलिए मैं इसको पीट रहा हूँ, और बदले में मे भी कि इसने मेरा कल लंच खा लिया था तो आज मैं इसका लंच खाऊंगा, मतलब बदले वाला, एक्सचेंज वाली स्टेज सेकंड स्टेज जो है। डूइंग व्हाट इज़ राइट फॉर पर्सनल गेन, खुद के लाभ के लिए, जो भी करेगा खुद के लाभ के लिए, खुद का फायदा देखेगा हर काम में। एंड लेवल सेकंड पे आते हैं कन्वेंशनल परंपरागत, जिसमें स्टेज 3 थी इंटरपर्सन कंकॉर्डेंस ओरिएंटेशन, यानी कि जो कि डूइंग व्हाट अकॉर्डिंग टू द मेच्योरिटी गुड गर्ल गुड बॉय, यानी कि वो क्या करेगा, गुड गर्ल गुड बॉय वाली स्टेज कहा जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाली स्टेज, अच्छा लड़की अच्छा लड़का वाला अभिविन्यास है, यानी कि माँ बाप उस पर गर्व करें, उसको अच्छा समझें, इसीलिए वो किसी काम को करेगी या करेगा। एंड 4 लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कि जो नियम बना दिए गए हैं समाज में वो फिक्स हैं, नियमों को नहीं तोड़ा जा सकता, नहीं बदला जा सकता है। और लेवल जो 5 आएगा, अगर किसी के राइट के अगेंस्ट है, अगर कोई लॉ किसी के अधिकार के अगेंस्ट है तो उस नियम को तोड़ा जा सकता है, समाज का भला उसमें अगर हो तो उस नियम को तोड़ा जा सकता है, समाज की भलाई के लिए किसी नियम को तोड़ सकते हैं, तो ये 5 में आएगा। पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी थर्ड लेवल है एंड 5 स्टेज है। 6 स्टेज पे हम आते हैं यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, यानी कि अगर किसी सभी की भलाई के लिए अगर कोई नियम अगर तोड़ा जा रहा है तो उसे तोड़ सकते हैं, और सभी की भलाई के लिए इसमें होगा यूनिवर्सली, जैसे कि महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, सभी की भलाई के लिए किया उन्होंने जो भी काम किया। अब ये तो था कोलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत। अब जो सिद्धांत था, जिस किसी चीज़ में जितनी अच्छाइयाँ होती हैं उतनी कमियाँ भी होती हैं, तो इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, जो कि कोलबर्ग की सिद्धांत की थ्योरी की जो आलोचनाएं की गई हैं। तो पहली जो आलोचना थी वो थी जेंडर पक्षपात, यानी जेंडर बायस्ड थी ये इसकी थ्योरी। इनकी एक स्टूडेंट थी कैरल गिलिगन, जो कि उन्होंने बताया था कि इनकी जो थ्योरी थी उसमें बायस्ड था, यानी कि जो कोलबर्ग ने जो सैंपल लिए थे वो सिर्फ पुरुषों के थे, यानी कि जो मेल जो कैटेगरी था वही उन्होंने अपने सैंपल में लिया। जैसे उन्होंने स्टेज ली थी कि फर्स्ट स्टेज प्री कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल, ये जो स्टेज 3 लेवल्स लिए थे, 6 स्टेजेस ली थी, इन सारी स्टेजेस में जो सैंपल उठाए थे उन्होंने सारे सैंपल लिए थे पुरुष वर्ग से, महिलाओं को इंक्लूड उन्होंने अपनी थ्योरी में नहीं किया था। तो ये जेंडर बायस्ड थी, क्योंकि महिलाएं मॉरलिटी में कुछ वैसी होती हैं या वो नहीं डिसीजन ले पाती हैं, मे भी उन्होंने इसलिए ना लिया हो, कुछ भी हो सकता है, बट ये जेंडर बायस्ड थ्योरी थी। फर्स्ट आलोचना तो ये थी इनके थ्योरी की। एंड सेकंड, सभी संस्कृतियों पर लागू नहीं थी, यानी कि सभी कल्चर्स पर लागू नहीं थी ये जो इनकी जो सिद्धांत था। एंड बायस्ड सैंपल था, सैंपल बायस्ड वही था कि सिर्फ पुरुषों को लिया गया था, महिलाओं को नहीं लिया गया था। इनकी जो स्टूडेंट थी कैरल गिलिगन, उन्होंने इनकी आलोचना भी की थी।
अब एक और आलोचना थी परिकल्पनात्मक स्थितियाँ। और हो सकता है कि अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि आप इस स्टेज में पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, तो मे भी हो सकता है उसने एक मॉरल आंसर दिया हो, उसके माइंड में कुछ और हो, या वो जब प्रैक्टिकली वो उस कंडीशन में आए तो वो कुछ और अप्लाई कर दे। तो ये क्या थी, एक हो सकता है ये हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग लगा के उसने अपना कुछ आंसर किया हो। तो इस तरह से हम कह नहीं सकते कि अगर वो इस कंडीशन में अगर इंसान पढ़ेगा तो वो ऐसा ही करेगा। तो इस तरह से ये एक इमेजिनरी थ्योरी भी कहा जा सकता है। तो कोलबर्ग ने अपना सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि नैतिकता क्या है एंड नैतिक दुविधा क्या है। अगर आपके सामने कोई नैतिक दुविधा आती है, आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो अपना नैतिक तर्क का कैसे इस्तेमाल करेंगे। और नैतिक तर्क का इस्तेमाल करने में हमारा संज्ञान, हमारी परिपक्वता, हमारी मेच्योरिटी, हमारा एज पर ये निर्भर करता है कि हम किस स्टेज पे हैं, किस एज पे हैं। एंड इन्होंने अपनी जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उसमें 3 लेवल दिए थे, 6 स्टेजेस में बांटा था। फर्स्ट लेवल था उनका प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल 4 से 10 और कन्वेंशनल 10 से 13 एंड पोस्ट कन्वेंशनल 13 के बाद। फर्स्ट लेवल जो था कन्वेंशनल पनिशमेंट ओरिएंटेशन था, यानी कि बच्चा दंड से बचने के लिए कोई काम करेगा। एंड सेकंड जो था वो था डूइंग वॉट इज़ द राइट फॉर पर्सनल गेन, यानी जो भी काम करे एक्सचेंज वाली स्टेज है, टिट फॉर टैट वाली, जैसे वो तैसा वाली कि मेरा क्या फ़ायदा है अगर मैं तुम्हारा ये काम करूँ। एंड थर्ड थी इंटरपर्सनल कन्विडेंस ओरिएंटेशन, यानी कि गुड गर्ल गुड बॉय वाली, वो किसी काम को इसलिए करेगा कि उसकी कोई प्रशंसा करे, उसके माता पिता उस पर गर्व करें, इसलिए वो किसी काम को करेगा। एंड फोर्थ स्टेज लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन वाली, यानी कि रूल आर फिक्स्ड, नियम जो बना दिए गए हैं वो फिक्स है, उनको नहीं तोड़ा जा सकता। एंड लेवल 5 पोस्ट कन्वेंशन का 5 स्टेज थी जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी, यानी कि समाज में अगर किसी के अधिकार छूट रहे हैं, अगर किसी को अधिकार से वंचित किया जा रहा है और वो नियम उन अधिकारों के अगेंस्ट है तो उस लॉ को तोड़ा जा सकता है। एंड सिक्स थी यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, यानी कि जो सिद्धांत बना दिए गए हैं वो सभी के लिए लागू हों यूनिवर्सली। आलोचना क्या थी, जेंडर बायस्ड थी, यानी कि सिर्फ पुरुषों को लिया गया था अपनी थ्योरी में इन्होंने, और महिलाओं को नहीं इंक्लूड किया गया था, सभी संस्कृतियों पे लागू नहीं थी। और हो सकता है कि जिस कंडीशन के बारे में हम उससे पूछ रहे हैं वो जेंडर बायस्ड हो, मतलब हाइपोथेटिकल, यानी इमेजिनेशन करके उसने आंसर दिया हो, मॉरली आंसर दिया हो। अगर हम किसी से पूछे तो आंसर मॉरली देगा, और मे बी वो जब इस कंडीशन में पढ़े तो हो सकता है वो कुछ और अपना लॉजिक लगाए। तो प्रैक्टिकली नहीं थी, एक इमेजिनरी थ्योरी थी। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में जाना। तो इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि बच्चा अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है तो वो किस स्टेज में है, कोलबर्ग की किस अवस्था है, तो वो क्या इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो वो कौन सी अवस्था होकर बच्चा फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, तो वो गुड गर्ल, वो पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, ये टिट फॉर टैट वाली, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज वाली, जिसमें बच्चा खुद का लाभ देखेगा। तो ये सेकंड स्टेज है फर्स्ट लेवल की, प्री कन्वेंशनल की। गुड गर्ल गुड बॉय वाली कौन सी स्टेज है, तो ये थर्ड स्टेज है सेकंड लेवल की। कन्वेंशनल लेवल जो है 10 से 13 वर्ष के बच्चा जो मानी गई है, अगर सभी का जिसमें फ़ायदा हो, यूनिवर्सली हो, तो यूनिवर्सली जो है वो 6 स्टेज है थर्ड लेवल की, पोस्ट कन्वेंशनल की। एंड अगर समाज में सोशली कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, किसी के एक अधिकारों के लिए वो नियम कानून तोड़े जा रहे हैं, तो वो किसके कौन सी स्टेज है, 5 स्टेज है एंड थर्ड लेवल की। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के बारे में जाना। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो आप पा सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।